रोटी, कपड़ा और मकान इंसानों के लिए मूलभूत ज़रूरतें हैं, लेकिन इसके अलावा भी इंसानों के लिए एक और मूलभूत ज़रूरत है और वो है सुरक्षा। आज से हजारों साल पहले जब हम इंसान जंगलों में रहा करते थे, तब क्या आपने कभी सोचा है कि इंसानों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या रही होगी? सुरक्षा। जी हाँ, सही सोचा आपने। सुरक्षा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए गुफाओं में आश्रय लेते थे। जानवरों को रात के अंधेरे में दूर रखने के लिए वे आग जलाया करते थे। वे पत्थर के धारदार हथियारों का इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित रखते थे और अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करते थे। यही कारण रहा कि उनकी जनरेशन यानी आज हम यहाँ मौजूद हैं। आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुरक्षा की महत्ता पर केंद्रित है। सजगता से ही सुरक्षा है। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में और आपके साथ मैं हूं अमित कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे लोगों को उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और साथ ही ऐसे लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है जो कि फैक्ट्रियों, माइंस या कोई जोखिम भरा काम करते हों। 2014 से 2017 के आंकड़ों को देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के लगभग 8,000 केसेस में 4,500 केसेस मशीनों के इस्तेमाल के दौरान हुई। इसके बाद इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो जनरल एक्सीडेंट से आता है। इसके अलावा अन्य प्रमुख दुर्घटना के कारणों में पटाखे या माचिस की फैक्ट्री में आग लगना, इंडस्ट्रियल बॉयलरों में धमाका होना, खदानों में दुर्घटना, फैक्ट्री में आग लगना, ये सभी दुर्घटनाएं आती हैं। अगर हम अलग-अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा दुर्घटना दिल्ली, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गुजरात। आइए अब कार्यक्रम में आपको ले चलते हैं एनटीपीसी और आईआईटी आईएसएम, जहां कोयला खदानों में आधुनिक तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके, उनसे बचा जा सके और पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सके। पर किस तरीके से कोयले का जो कन्वेयर का काम होता है और किस तरीके से ये सीएसआर में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो सर किस तरीके से हम अगर इसे कहें कि एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस के क्षेत्र में आप लोग एक तरह से इसमें नए प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी आप एशिया के सबसे बड़े कन्वेयर के रूप में स्थापित हो चुके हैं और इस तरह से, तो क्या इसका जो नया इनिशिएटिव इसमें किस तरीके से है? जैसे आप देखेंगे ये जो एनटीपीसी का ये फ्लैगशिप माइनिंग प्रोजेक्ट है, पकरी बरवाडी जो बरकागांव क्षेत्र में आता है, यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं। एंड जो कोल हम निकालते हैं नॉर्मली जो माइनिंग में होता है कि जो नियरेस्ट साइडिंग तक, रेलवे साइडिंग तक, वो कोयला को बाई ट्रक्स बाई रोड ले जाते हैं। बट एनटीपीसी इधर एक नए तरीके से माइनिंग से जो हमारा बनाडाग साइडिंग है जो करीब 30 किलोमीटर दूर में है बाई रोड, उधर तक कोयला ले जाने के लिए एक कन्वेयर बेल्ट का निर्माण कर रही है। अभी जो हम कोयले को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो हम हाईवा के थ्रू कर रहे हैं। उससे वो रोड को भी डैमेज करता है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं है। उससे पूरी रोड पे पॉल्यूशन होता है, जिसके चलते गांव वालों को भी बहुत कठिनाई होती है। तो इसलिए हमने ये सिस्टम को बनाया है ताकि हम कोल को एक क्लोज सिस्टम के थ्रू एक एंड पॉइंट तक ले जा सकें, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी फ्रेंडली रहे और हमारा एक्सीडेंट्स भी कम हों। जो हमारा इंडियन माइंस जो लेबर इंटेंसिव माइंस हुआ करता है, जहाँ पे एक्सीडेंट की केसेस रहती हैं, सुरक्षा का बहुत सा चूक होती है, उसको हम क्या करेंगे कि सारे माइनर्स हमारे बाहर रहेंगे, बाहर से माइन को ऑपरेट करेंगे, माइन पूरा सेफ, स्मार्ट और सस्टेनेबल माइनिंग होगा। ये कंसेप्ट हम लोग लेके आ रहे हैं। अभी जो लेबर इंटेंसिव माइंस हमारा है, सारा इक्विपमेंट इंटेंसिव माइंस होगा हमारा, लेकिन ये इक्विपमेंट को ऑपरेट कौन करेंगे? इक्विपमेंट को ऑपरेट हमारे माइनर्स करेंगे और वो वाइट कॉलर जॉब में करेंगे। ऑटोमेटेड इक्विपमेंट होगा लेकिन उसका कंट्रोल पूरा सरफेस से करेंगे। तो देखा आपने, हम तकनीक में कितना आगे बढ़ चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाने के पीछे क्या कुछ कारण रहे होंगे, ये जानना भी आप दर्शकों के लिए
काफी दिलचस्प होगा। 18वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के साथ नई और एडवांस मशीनें भी आईं। भारत में आज़ादी के बाद देश में फैक्ट्रियों की संख्या भी बढ़ी। फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ने के साथ उनमें होने वाली दुर्घटनाएं भी बढ़ी। इन बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के द्वारा एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में एक सुरक्षा के मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए एक काउंसिल बनाने की राय दी गई। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए 4 मार्च 1965 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई। देश में पहला राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 1972 को मनाया गया। 4 मार्च को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी और इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जो कि 4 मार्च से 10 मार्च तक चलता है। इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का थीम है सुरक्षा संस्कृति के विकास हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करना, यानी नर्चर यंग माइंड टू डेवलप सेफ्टी कल्चर। आसान भाषा में कहे तो युवाओं में सेफ्टी के कल्चर को विकसित करना। हम सेफ्टी कल्चर कैसे डेवलप कर सकते हैं, खासकर युवाओं में? तो किसी भी कल्चर को डेवलप करने के लिए हमें उसके जड़ में बदलाव लाना होगा। जड़ से हमारा तात्पर्य है कि उस व्यक्ति को इस बात का एहसास करवाना होगा कि उसके द्वारा किए गए जो अनसेफ एक्टिविटीज हैं, उसकी वजह से उसे और दूसरों को कितना नुकसान हो सकता है। काउंसिल की प्राथमिकताओं में आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना सबसे ऊपर है। हमारे घरों में कई तरह के इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं और इन उपकरणों का इस्तेमाल सही से ना करने की वजह से कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। तो आइए विस्तार से जानते और समझते हैं कि विद्युत संबंधी दिशा निर्देश क्या हैं। तो सर, ये इलेक्ट्रिक ऑफिस में किस तरह के प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी के लिए, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अगर इलेक्ट्रिकल शॉक किसी भी व्यक्ति को लगता है तो बचने का संभावना बहुत ही कम रहता है। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि किसी को पहचानता नहीं है। वो अगर आप प्रिकॉशन नहीं लिए हुए हैं और सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड होते हैं तो वो बचने का आपको मौका नहीं देता है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे वर्कर्स, हमारे एम्प्लॉय जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम करते हैं, उन्हें सख्त निर्देश रहता है कि आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को रख कर काम करेंगे। तो सर्वप्रथम हम आते हैं वह एम्प्लॉय जो कि डायरेक्ट हमारे सिस्टम में काम करते हैं। कहीं पर भी आप जनरली देखते होंगे कभी बिजली बंद हो जाता है, तो बिजली बंद 2 रीजन से होता है। एक तो शेड्यूल शटडाउन हुआ और एक ब्रेकडाउन हो गया। तो दोनों केसों में हम लोग डिटेक्ट करते हैं काम करने के लिए। तो जिस भी पोर्शन में काम करना है, सर्वप्रथम वो शटडाउन कंसर्न सब स्टेशन से लेंगे। सब शटडाउन होने के बाद वह इंश्योर हो जाएंगे लोकेलिटी में अपना देख करके कि बिजली बंद हो गया है। अब जो व्यक्ति उसे शटडाउन दे रहे हैं तो सब स्टेशन में उस लाइन को डिस्चार्ज करना अति आवश्यक होता है। तो डिस्चार्ज रॉड के थ्रू हम उसे सर्वप्रथम अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये पहला वह हो गया सेफ्टी पर्पज़ से। अब जिस पोर्शन में जो व्यक्ति काम करेंगे, वह व्यक्ति भी जिस लाइन में काम करने जा रहे हैं उसको सर्वप्रथम डिस्चार्ज कर लेंगे। फर्स्ट सेफ्टी रूल्स वो फॉलो कर लिए। दूसरा सेफ्टी रूल्स उनको जो फॉलो करना है, अगर वो ओवरहेड लाइन पे चढ़ करके काम कर रहे हैं तो वो सेफ्टी बेल्ट पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे हैं। तो हमारे जो सुपरवाइज़र हैं, जूनियर इंजीनियर्स हैं जो वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, वो इंश्योर कराते हैं कि जो व्यक्ति ओवरहेड लाइन पे चढ़ रहा है काम करने के लिए वो सेफ्टी बेल्ट पहन रहा है या नहीं। अगर नहीं पहन रहा है तो वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसको फॉलो करना इंश्योर कराया जाता है। तीसरा आ जाता है हेलमेट। जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति गिर जाते हैं, माथा में चोट लगता है, जो विजिबल नहीं होता है बट वो मोस्ट डेंजरस होते हैं। अंधेरा है या कुहासा का समय है तो हम लोग एक उसको जैकेट जो है रेडियम रिफ्लेक्टर जैकेट भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो सिस्टम में काम कर रहे हैं वो दूर से कोई गाड़ी आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है कि वहाँ पर
व्यक्ति काम कर रहे हैं थोड़ा सेफ्टी मेजर्स ले करके आगे निकलना है, क्योंकि जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ पर आम आदमी का पहुँच ना हो तो उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं सर्वप्रथम। दूसरा है वहाँ पर हम लोग एक सिग्नल देते हैं खतरा है या वर्क इन प्रोग्रेस है। हाउस होल्ड में और कमर्शियल जो स्थान है वहाँ पर भी कई बार शॉर्ट सर्किट की वजह से या कोई और वजह से भी इलेक्ट्रिकल जो फायर्स लग जाते हैं, उसकी वजह से बहुत जान माल का नुकसान होता है। उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, आप क्या बताना चाहेंगे हमारे? कि जब इक्विपमेंट पुराना हो जाता है तो इंसुलेशन जो उसमें रहता है वो धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, जिससे कि जो मेटल पार्ट से टच हो जाता है लाइव वायर और इक्विपमेंट में करंट आता है। इससे बचा कैसे जाए या क्या सेफ्टी मेजर्स देखना है। जब हम लोग मार्केट से कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं तो देखेंगे उसमें 3 पिन्स होते हैं। 3 पिन्स, एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव वायर होता है जिसका कि मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी से उस इक्विपमेंट को चलाना, और एक देखेंगे मोटा सा जो है पिन होता है जिसको हम लोग अर्थ पिन कहते हैं, तो इसका उपयोग जो है अर्थ करने में होता है। तो जो कंसर्न होना चाहिए और कंसर्न है कि किसी भी घर का वायरिंग अगर किया जा रहा है तो उस वायरिंग में अर्थ वायर यूज किया गया है या नहीं। जब हम लोग इक्विपमेंट लगाते हैं प्रॉपर लगा देते हैं, सारे टेस्टिंग हो करके लग जाते हैं, उसके बाद उसका पीरियोडिक वेरिफिकेशन नहीं होता है। पीरियोडिक जो घर के मालिक हैं या दुकान के मालिक हैं या ऑफिसेस के जो हेड होते हैं उसको टेस्ट नहीं करते हैं कि भाई जो इक्विपमेंट लगा हुआ है कहीं लूज कनेक्शंस तो नहीं हो गया। तो लूज कनेक्शंस दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है शॉर्ट सर्किट कराने का। आम जनों के लिए, आम लोगों के लिए एक ये भी देखना आवश्यक होता है कि हमारा घर का जो मीटर है वो घर के बाहर लगा हुआ हो। घरों में भी आप जाएंगे तो सीढ़ी के नीचे मीटर लगाए रहेंगे और सीढ़ी के नीचे सारे घर का जो कचरा है वहीं पर डाल देंगे, तो थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट होगा, आग का चिंगारी निकलेगा और वो आग लगता है। मार्केट निकल जाइए, ट्रांसफार्मर जहाँ रखे रहते हैं केबल्स है वहीं पर सारे लोग कचरा फेंकते हैं। ये चीज़ें आम आदमी को समझना चाहिए कि ये जो है कचरे फेंकने का जगह नहीं है, तो ये चीज़ों को अवॉइड करें। सर हम कई बार देखते हैं कि लोग कम कनेक्शन का ले लेते हैं, 1 kV या 2 kV या 3 kV, लेकिन उनके पास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पावर के रहते हैं। तो क्या ये सेफ्टी से रिलेटेड है? अगर हमारा डिमांड 5 किलोवाट का है, रेगुलेशन कहता है कि 5 किलोवाट में 3 फेज कनेक्शन देना चाहिए, उससे अगर बिलो है तो सिंगल फेज कनेक्शंस होगा। 3 फेज कनेक्शंस का रिक्वायरमेंट क्यों होता है, क्यों नहीं सबों को सिंगल फेज ही कनेक्शन दे दिया जाता है? ट्रांसफार्मर्स जो बने होते हैं वो 3 फेज के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वाइंडिंग्स 3 फेज वाइंडिंग्स होता है, और बैलेंस करंट जो है होना चाहिए, तब वो इक्विपमेंट प्रॉपर वर्क करेगा। अगर हमारा डिमांड 5 किलोवाट है और हम 2 किलोवाट 3 किलोवाट डिमांड डिपार्टमेंट से रेज करते हैं, अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट क्या करता है, एस्टिमेशन करता है, जो डिमांड हमारा कंज्यूमर्स आम व्यक्ति रेज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसफार्मर्स का कैपेसिटी लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली वायर का कैपेसिटी होता है। अगर अंडर डिमांड रहेगा तो अंडर कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर्स होंगे। बैलेंस वायरिंग सिस्टम नहीं होता है घरों में। जब आप घरों में वायरिंग चेक करेंगे तो इक्विपमेंट किसी एक फेज़ में ओवरलोडेड है, एक फेज़ में लोड है ही नहीं, और कई बार 5 किलोवाट का डिमांड है तो लोग 2 किलोवाट का कनेक्शन सिंगल फेज़ में लिए रहते हैं, तो सिर्फ एक फेज़ में लोड जाता है। उससे क्या होता है कि फ्यूज उड़ता है ट्रांसफार्मर का। कभी आप लोग देखते होंगे बिजली और सब जगह में है, एक पार्टिकुलर मोहल्ला में नहीं है या एक पार्टिकुलर फ्लैट में नहीं है, उसमें भी फ्लैट में भी जब देखेंगे 4 घरों में बिजली है, 4 फ्लैट में है, 4 फ्लैट में नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ जाता है। ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने से क्या होता है अनबैलेंसिंग ऑफ करंट होता है। जैसे ही अनबैलेंसिंग ऑफ करंट होगा तो हैवी वोल्टेज होगा, हैवी करंट फ्लो करेगा। ये दोनों चीज़ें होने से क्या होता है कि लॉसेस अल्टीमेटली कंज्यूमर एंड पे ही होता है। फील करते होंगे या आपके नॉलेज में भी आता होगा, आम लोग भी कई बार शिकायतें करते हैं कि हमारा टीवी उड़ गया, टेलीफोन उड़ गया,
चार्जर एडाप्टर उड़ गया, तो एडाप्टर वगैरह क्या है कि रेटेड करंट है इसका, 5 एम्पियर का करंट कैपेसिटी वो विड्रॉ कर सकता है, उस पर प्रॉपर फंक्शन करेगा। जैसे ही अनबैलेंसिंग हुआ तो आपका रेटेड करंट कैपेसिटी से रेटेड वोल्टेज से हायर साइड में वोल्टेज गया, और वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो करंट 50 एम्पियर जाएगा या 100 एम्पियर जाएगा। अनबैलेंसिंग, कोई भी अनबैलेंसिंग जब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में होता है तो वो करंट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसके कारण लॉसेस ऑफ इक्विपमेंट होता है। अगर 3 फेज सिस्टम है और अर्थ वायर किया हुआ है और अर्थिंग प्रॉपर किया हुआ है, तो वहाँ पर आपका जब एक्सेस करंट होगा तो वो अर्थ से डिस्चार्ज हो सकता है। तो ये सेफ्टी कंसर्न हमारे तरफ से, डिपार्टमेंट के तरफ से एक आमजनों से अपील भी रहेगा कि आपके घरों में जो प्रॉपर लोड रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट से आप डिमांड रेज करें, ना कि किन्हीं के इलेक्ट्रिकल नॉलेज के कमी के कारण या इलेक्ट्रिकल चीज़ों के जानकारी नहीं के कारण और प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं रहने के कारण आप डिमांड कम डिपार्टमेंट से रेज करते हैं, और इससे अल्टीमेटली कंज्यूमर एंड पे ही आमजनों को ही लॉसेस उठाना पड़ता है। सड़क पर हो रही दुर्घटना आम लोगों की जान लेने में सबसे बड़ा हिस्सेदार है। एक आंकड़े के अनुसार 2019 में लगभग 4.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 4,50,000 लोग घायल हुए और लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली गई। देखिए, बाइक से चलते समय जो है 40 से ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना चाहिए, हेलमेट पहन के रखना चाहिए था, और पीछे भी जो आदमी बैठता है उसको भी हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन आज के यूथ लोग क्या है कि इतने ज़ोर से हाँकेगा बिना हेलमेट के और 3-3 राइडिंग करके चलते रहता है, उसको पुलिस फाइन भी करती है फिर भी नहीं समझता है। ये तो सावधानी उनको बरतना चाहिए था। दूसरी बात है कार में लोग है कि सभी लोग सीट बेल्ट लगा के चलना चाहिए था, कार भी ज़्यादा स्पीड में नहीं हाँकना चाहिए था, जहाँ भी जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ रुकना चाहिए था। घर में जो है गैस चूल्हा है, उसको जब काम है तो उसको खोलिए नीचे से, फिर बंद कर देना चाहिए, लेकिन लोग बंद नहीं करते हैं, भर दिन भर रात खुला रहता है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। यूथ को तो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसको और आगे जाना है तो सारी बात को ध्यान देना। वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। इसका दायरा सिर्फ हमारे आसपास के क्षेत्रों तक ही नहीं है, बल्कि ये अब वैश्विक बन चुका है। लेकिन हमारा और आपका व्यक्तिगत प्रयास इस समस्या के समाधान के लिए एक बड़ा कदम होगा। देश में प्रदूषण की समस्या बहुत है। जैसे कि रोड पर के किनारे जाएंगे, गली में जाएंगे तो कचरा इधर उधर फेंका रहता है। फिर से गाड़ी में चलते हैं तो धुआं उसका धुआं फेंकता है, उसका माने डीजल पेट्रोल। तो इसके लिए सेफ्टी के लिए घर में भी हम लोग अपना कचरा को ठीक से नहीं रखते हैं, ये तत्र बत्ती को जलते छोड़ देते हैं। ये सब सेफ्टी के लिए आवश्यक है। चूँकि भारत देश में सभी नागरिकों को जन चेतना का अभी बहुत कमी है। यदि जन चेतना आ जाएगी, सरकार इतना नहीं कर पाएगी जितना हर आदमी, हर परिवार, समाज करेगा। नदियों में प्रदूषण नहीं डाला जाए, चिमकी हुआ, प्लास्टिक हुआ, घर का कचरा हुआ, नदियों में, नहरों में, तालाबों में, फिर से डैम में डालने से मछलियाँ उसमें मर जाती है। डैम से पानी आता है, घर में प्रदूषित हो जाता है, जिससे बीमारियाँ फैल जाती है और हमको अनावश्यक आर्थिक व्यय करना पड़ता है डॉक्टर के यहाँ। आपदा प्रबंधन एक ऐसा शब्द है जिससे सभी लोग कमोबेश परिचित हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में इसका प्रयोग अब भी अनदेखा ही है। भूकंप जैसी आपदा के लिए हमारी तैयारी आज भी अधूरी ही है। हमारा आवास, जहां हम ये सोचकर रहते हैं कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, को बनवाने के समय की गई लापरवाही या कम जानकारी हमें भविष्य में एक बड़े खतरे की ओर ले जाती है। पब्लिक हैं जो मकान बनाना चाहते हैं, उनको किसी भी टेक्निकल पर्सन से, वो आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो या कोई भी टेक्निकल पर्सन है, उससे डिज़ाइन करवाना चाहिए। वो अपने मतलब ठेकेदार से या किसी से प्लानिंग करवा के या करके, मतलब ठेकेदार भी कहते हैं कि नहीं हम बना देंगे। उसमें क्या होता है, एक टेक्निकल पर्सन जो होता है वो भूकंप विरोधी डिज़ाइन करता है। कितने वार्ड पड़ना चाहिए, क्या कहाँ पर क्या होना चाहिए, बेसिक चीज़ें मकान के लिए
जो कि भूकंप विरोधी मकान वो उस हिसाब से वो डिज़ाइन करता है और उस हिसाब से वो बनाना चाहिए उसको। मतलब बेसिकली मकान को बनाने के लिए किसी टेक्निकल पर्सन के पास जाना चाहिए। नेशनल सेफ्टी डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस देश के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। साथ ही सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति हम और संवेदनशील बन सके, इस हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दौरान तरह तरह की एक्टिविटीज जैसे एग्जीबिशन, ड्राइंग्स, स्लोगन्स, ड्रामा आदि का आयोजन किया जाता है और इसमें जो भी एम्प्लॉइज भाग लेते हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है, ताकि उनके साथ साथ अन्य लोगों में भी सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ सके। आज के इस विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस में इतना ही। दीजिए अमित कुमार और दूरदर्शन की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, जोहार।